मैंने 2 भागों में ग्रेविटेशन की बात किया था और 4 भागों में इलेक्ट्रिसिटी की बात किया था। अब मैं आप सबके सामने कुदरत के एक और फोर्स की बात करना चाहता हूँ जो कि ग्रेविटेशन जैसा लगता ज़रूर है, लेकिन ये ग्रेविटेशन से बहुत अलग है। किस किस पॉइंट से अलग है, इस बातों को मैंने ग्रेविटेशन के पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और लाइट चैप्टर में मैंने लाइट को 2 नेचर मैंने शो किया था। एक तो पार्टिकल नेचर शो किया था और दूसरा वेव नेचर शो किया था। और इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में मैंने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये मैंने आपको बताया था। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को क्लोज करने से पहले एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक ऐसा चैप्टर आता है जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिज्म। और आज इसी पीवी लॉग में मैं मैग्नेटिज्म की बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज मैग्नेटिज्म का पहला हिस्सा यानी कि चैप्टर 11 का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या हुआ था कि कई सदियों पहले दक्षिण यूरोप में यानी कि प्राचीन यूनान यानी कि एंशिएंट ग्रीक में उन दिनों में खुदाई के दौरान एक ऐसा पत्थर पाया गया था जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ जो है वो खींच सकता था। उस खदान में काम करने वाले मजदूर और खोजकर्ताओं ने इस पत्थर को आयरन ओर यानी कि Fe3O4 नाम दिया गया, जिसे लोडस्टोन जो है वो नाम दिया गया। ये एक तरह से कह सकता हूँ कि ये नेचुरल मैग्नेट था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य की विचारधारा भी जो है वो बढ़ती चली गई। इस दौरान इस पत्थर में कई शोध और अनुसंधान हुए। तो ये पत्थर जो है वो किसी दूसरे मटेरियल के पास अगर रख देते थे तो ये अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करता था। तो ये रेड पेन मान लीजिए कि वो लोडस्टोन था जो पहले निकाला गया था, और ये ब्लू पेन मान लीजिए कोई अर्थ से निकाला हुआ जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। जब इस ओरिजिनल मैग्नेट को इसके ऊपर अगर जैसे मान लीजिए अट्रैक्ट करवाया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जब अट्रैक्ट करवाया, तब ये चीज़ जो है वो एक तरह से मैग्नेट में तब्दील हो गई थी, ये ब्लू पेन। और इस तरह से वहाँ के लोगों ने जो है वो परमानेंट मैग्नेट इसे नाम दिया। ये परमानेंट मैग्नेट किसके कारण बना था? अट्रैक्शन के कारण बना था। अट्रैक्शन तक तो ठीक था, लेकिन इसी मैग्नेट को जो जब इंसान ने एक क्यूबॉइडल शेप पे बनाया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में के तौर पर बनाया, और इस चीज़ को जो है वो रस्सी के सहारे पृथ्वी के सतह के ऊपर थोड़े से गैप डिस्टेंस पर इस मैग्नेट को जो है वो लटका दिया था। एंड क्योंकि हम सब पृथ्वी में हैं, तो हम अगर राइट नाउ जहाँ से आप सब मेरे इस वीवी लॉग को देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का नॉर्थ एंकर आप देख रहे हैं, इसे आपने इंडिया और वर्ल्ड के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में देखा होगा। मैं वही चीज़ इस वेबसाइट मीडिया के अंदर इस पीवी लॉग पर अर्थ की पोजीशनिंग बता रहा हूँ। राइट नाउ जहाँ से आप सब मेरे इस वीवी लॉग को देख रहे हैं, वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि जितना भी उस मैग्नेट को हिलाए डुलाए, जितना भी जोर लगाकर आप उसे छोड़ दें उस मैग्नेट को, तो वो बार बार एक ही जगह आकर जो है वो रुकेगा। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो कोर होता है, सबसे जो अंदरी हिस्सा जो रहता है वो कोर होता है, और उसी के कारण पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरह से उसको एक कंबाइंड एक रूप माना जाता है, लेकिन लिटरली अगर मैं बताऊँ तो क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है कि वेल बैलेंस्ड रीजन होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसे तो टेक्स्ट बुक में हम एक हिस्सा बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अभी मान के चलिए, क्योंकि एक्सप्लेन मुझे करना है, तो वो एक विशालकाय मैग्नेट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पृथ्वी में मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ग्रेविटी क्यों है, ये सब मैंने हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन जो मेरी पहली सीरीज़ के पीवी लॉग्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने जो है वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। बट एक्चुअली पृथ्वी का मैग्नेट जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन की सीरीज़ में मैग्नेटिक और जोग्राफिक मेरिडियन में 23.5 डिग्री झुका हुआ ये चीज़ मैंने स्पेस व्यू ऑफ द अर्थ पीवी लॉग नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए एक काम करता हूँ, अर्थ को भी उतने ही एंगल से टिल्ट कर देता हूँ और अर्थ के कोर मैग्नेट को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर इस मैग्नेट को छोटा ले रहा हूँ ये कंसिडर करते हुए कि ये अर्थ के अंदर है। ये वो खाली हिस्सा जहाँ से अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज शुरू होती है, और वहीं पर ही पृथ्वी के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं तरफ से चक्कर लगाकर वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। एंड स्टिल सूरज के वो घूमने के कारण पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना असर दिखाती है।
और ये मैग्नेटिक फ्लक्स या यूं कहें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पृथ्वी के बाहरी ताकतों से बचाने का काम करती है एंड इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर को स्थिर रखने का काम करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पृथ्वी के सतह के ऊपर के जितने भी चीज़ें हैं, जिसमें कुछ जीव जंतु भी शामिल है, तो ये एलिमेंट्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक जैसा चिन्ह हो तो वो दूर चला जाता है और विपरीत चिन्ह यानी कि अपोजिट चिन्ह वाला हिस्सा आकर्षित हो रहा है। एंड विद दैट सॉलिड एविडेंस वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के दोनों छोर को ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा, और जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो था वो मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नाम दर्ज कर दिया। इसलिए पृथ्वी से निकाला हुआ मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक साउथ पोल था, क्योंकि ये नॉर्थ पोल का पीछा कर रहा है, सो ये नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाया, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो था वो साउथ सीकिंग पोल कहलाया। एंड विद दिस फेथफुल रिजल्ट दिशा सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास की रचना हुई, जो आज भी मिलिट्री के पास या फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे या फिर की रिंग में या फिर आप लगेज के हैंडल या फिर टॉर्च में आप देखते हैं। और आज की तारीख में जो ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं जो पृथ्वी की निगरानी करते हैं, और पृथ्वी के सतह में कई सारे मोबाइल नेटवर्क सेल टावर्स लगे हैं जो मोबाइल ऐप्स के ज़रिए दिशा बताने का काम करते हैं, वो भी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के साथ साथ, जिसे लोकल भाषा में लोकेशन कहते हैं। एक और बात बताऊं, जो इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होता है क्लोज सर्किट में एक साइन से दूसरे साइन तक जाना, दैट क्लोज करंट वायर इटसेल्फ बिकम अ मैग्नेटिक डायपोल। बिकॉज ऑफ जाते हुए करंट में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल कहलाएगा, एंड बिकॉज ऑफ आते हुए करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों ही एक डायपोल बनाते हैं और उससे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिज्म की सही परिभाषा क्या होगी कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के घूमने के कारण ऑब्जेक्ट का आकर्षित होना या दूर जाना कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अभी तो ये 2 डायमेंशन पर बना रहा है क्योंकि आई एम प्रेजेंटिंग दिस, बट असल में ये चीज़ जो है वो 3D में होती है। दैट इज़ वाई वी इंजीनियर कॉल द गुड टर्म स्पेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसी फ्लो होते हुए करंट या किसी फ्लो होते हुए मूविंग चार्ज पर एक 3D एनर्जी का फैलाव कर रहा है, जहाँ पर लाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं यानी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पृथ्वी के सतह पर टर्मिनेट होती है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेट होती है, कैसे लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, इसकी कहानी मैंने पिछले पीवी लॉग्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लीज़ आप उन पीवी लॉग्स को ज़रूर देखिए। मैग्नेटिक फील्ड की बात तो बता दिया मैंने। अब मान लीजिए इसी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया पर आप किसी भी पॉइंट पर खड़ा कर दें, तो वहाँ से उस अदृश्य मैग्नेटिक फ्लक्स से कितना फोर्स उस पॉइंट पर एक्सपीरियंस किया, इसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसकी SI यूनिट टेस्ला होती है या फिर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, और CGS यूनिट की बात करें तो 1 गॉस होती है। दैट इज़ वाई गॉस लॉ एंड बायोट-सैवर्ट्स लॉ को क्लास 12th सभी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के किसी भी सेमेस्टर में या फिर स्पेशली मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट पर डिटेल में पढ़ा जाता है। बट स्टैटिक जनरल नॉलेज और आम आदमी की जानकारी के हिसाब से जितना मैंने इससे पहले जो बताया उतनी बातें काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे हिस्से में लगभग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था, और मैंने जो अभी मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा आपके सामने बयां किया, तो पृथ्वी के जियोइड शेप के हिसाब से पूरा का पूरा एक स्फीयर बताता है। व्हाट वी कॉल इट अ मैग्नेटोस्फीयर। जैसा आप ये मेरा बनाया हुआ रफ फिगर इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं, एज यू कैन सी ये इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ को टर्मिनेट हो रही है। कुछ लाइंस 90 डिग्रीज में एग्जैक्टली आपके तरफ से गुजरेगी, या तो फिर इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक एलिमेंट रखे तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ की तरफ ही एज ए स्ट्रेट लाइन ही दिखाएगा एंड पॉइंट करेगा। अब मान लीजिए कोई और मैग्नेटिक लाइन कंसिडर करूं एंड इक्वेटर के अलावा इसी इमेजिनरी लाइन में कहीं और पॉइंट को कंसिडर करूं, लाइक 23.5 नॉर्थ वाला लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वहाँ से वो मैग्नेटिक एलिमेंट का डायरेक्शन चेंज तो होगा मगर स्टिल वो स्ट्रेट टू द नॉर्थ ही बताएगा।
सर्कल या कर्व में टेंजेंट क्या होता है, दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस 35 पीवी लॉग्स टिल नाउ। सो ये टेंजेंट ही हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये टेंजेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये एक तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। मेरे ख्याल से तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर सूचित करें। तो ये चीज़ मैंने इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में मैंने बताया। अब आम आदमी के मन में इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में क्या प्रतिक्रिया आती होगी? तो इस चीज़ को मैं जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चाहे वो अर्थ की हो या किसी मैग्नेटिक एलिमेंट की हो, हमेशा वो नॉर्थ पोल से शुरू होगी और साउथ पोल पर जाकर खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका रीज़न आपको जो है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी जो है वो इस पीवी लॉग पर बने रहे और इस सेकंड प्रॉपर्टी को याद रखें। और तीसरा, अगर आपने या पृथ्वी के मिनरल से कोई भी दमदार मैग्नेट आपने मोल्ड किया है या बनाया है, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे नज़रिए में यूनिफॉर्म तो होगी ही, साथ ही साथ वो पास में होगी। लेकिन कमज़ोर मैग्नेट के केस में वो इमेजिनरी लाइंस यूनिफॉर्म तो है ही, मगर दूर दूर रहेगी। इस चीज़ को इंजीनियरिंग में हिस्टैरिसीस कर्व से पढ़ा जाता है। उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रेस्पेक्ट में वो मटेरियल कितने बार मैग्नेटाइज होता है, ये इसका स्टेटस बताता है। हिस्टैरिसीस कर्व मोटा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल हार्ड एंड स्ट्रांग है। एक बार वो मान लीजिए वो चिपक जाए तो उसको अलग करना जो है वो ऐसे मटेरियल के लिए मुश्किल होता है, और ऐसे स्ट्रांग मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आती है। जैसे आपने लाउड स्पीकर में देखते हैं, या नीडल कंपास में देखते हैं, या गैल्वेनोमीटर में आप देखते हैं। वही अगर जैसे मान लीजिए पतला हिस्टैरिसीस कर्व हो तो वो मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट एंड वीक कहलाता है, कमज़ोर कहलाता है। ये जो कमज़ोर मैग्नेट होते चिपकने के बाद इस ऐसे मटेरियल्स को डीमैग्नेटाइज जो है वो किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है एक बार चिपकने के बाद। और ऐसे वीक मैग्नेट से ही टेम्पररी मैग्नेट बनता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, ये टेम्पररी मैग्नेट पे आता है, क्योंकि ऐसे मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना भी ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिव एम्पलीट्यूड में जनरेट करवाने के लिए। यही कारण है कि ऐसे मैग्नेट्स को ट्रांसफॉर्मर्स और डायनामोज में आप देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नाउ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज, जो आम आदमी के मन में जो सवाल उठता है, जैसे मैंने इस मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी में मैंने दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि ये मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है, ये स्टिल एक मिथ है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बताओ तो हम ये जानते हैं कि कर्व के किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट निकलता है। अब मान लीजिए कि ये कर्व ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस का या फिर मेरिडियन के ग्रुप का एक हिस्सा है। नाउ इस पर मान लीजिए कोई दूसरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली एक पॉइंट बनेगा, या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। करेंटली अभी ये पॉइंट अल्फा को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये अल्फा पॉइंट कॉमन होगा कर्व ए के लिए भी और कर्व बी के लिए भी। कर्व ए यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कर्व बी को यहाँ पर जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस अल्फा पॉइंट पर क्या होगा, दो टेंजेंट्स निकलेंगे ऑब्वियसली। कर्व ए के लिए जो है वो ब्लू टेंजेंट मान लीजिए और कर्व बी के लिए जो है वो रेड टेंजेंट मान लीजिए। अब यहाँ पर एज यू कैन सी इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में जैसा आप देख रहे हैं, दो डायरेक्शन पर टेंजेंट रूपी स्ट्रेट लाइन इस अल्फा पॉइंट से गया या निकला। मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन पर वो जा रहा है, एक जो है वो स्ट्रेट अवे नॉर्थ पर जा रहा है और दूसरा जो है वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पर जा रहा है। नाउ इस अल्फा पॉइंट पर एक मैग्नेटिक कंपास को अगर रख देते हैं तो उस डिवाइस का जो नॉर्थ सीकिंग पोल जो होगा वो दो डायरेक्शन पर इधर उधर बार बार स्विच होता रहेगा। तो उस अल्फा पॉइंट से दो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना, ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अदरवाइज मैंने जितनी भी बेसिक इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स जितना भी कायदे कानून मैंने पढ़े हैं, सारी ज्योमेट्री की जो है वो काया पलट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ मैथमेटिक्स में पॉसिबल भी नहीं है। तो इस रियलाइजेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड ये चीज़ सही भी है जनरल इंटेलेक्ट के हिसाब से।
तो ये रही बात मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री, मैग्नेट की उत्पत्ति कैसे हुई, मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। अब इस मैग्नेट की खोज के बाद कुछ और जो है वो शोध हुए, कुछ और अनुसंधान हुए और नए तरीके के मैग्नेट्स आप जो है वो डेली लाइफ पर देखते हैं। वो किस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, इस बात का जवाब आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म के अगले हिस्से में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मैग्नेटिज्म का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं मैग्नेटिज्म की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए, और इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।